हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जूरिस्प्रूडेंस का सबसे फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, दूसरा है नेचर एंड स्कोप, और तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अल्पियर ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हुए ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस ना किसी भी ह्यूमन, किसी भी थिंग और किसी भी डिवाइन का नॉलेज होना ही जूरिस्प्रूडेंस है। साथ ही साथ में जो जस्ट और अनजस्ट के पीछे जो रीजंस है उसका नॉलेज होना भी क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। अब हम देखते हैं ऑस्टिन क्या कहते हैं। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये बोला कि जूरिस्प्रूडेंस को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जो भी सिस्टम ऑफ लॉ सारे स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, उन सिस्टम ऑफ लॉ को स्टडी करना ही क्या है, जनरल जूरिस्प्रूडेंस है। और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने ये बताया कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ के बारे में स्टडी करना ही क्या है, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है। उनके इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया सामन ने और हॉलैंड ने। सामन ने जनरल जूरिस्प्रूडेंस को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने ये बोला कि जो भी बहुत सारे स्टेट्स है ना, जो उनमें कॉमन प्रिंसिपल्स है सिस्टम ऑफ लॉ के, उसको स्टडी करना ही जनरल जूरिस्प्रूडेंस में आता है। तो ये बात गलत है ना, क्योंकि अगर वो कॉमन जनरल प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, कॉमन प्रिंसिपल्स नहीं होंगे उन सिस्टम ऑफ लॉज में, तो उसको तो स्टडी जनरल जूरिस्प्रूडेंस में किया ही नहीं जा सकता है। तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस नाम देना ये गलत है, ही जनरल जूरिस्प्रूडेंस में आता है। तो ये बात गलत है ना, क्योंकि अगर वो कॉमन जनरल प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, कॉमन प्रिंसिपल्स नहीं होंगे उन सिस्टम ऑफ लॉज में, तो उसको तो स्टडी जनरल जूरिस्प्रूडेंस में किया ही नहीं जा सकता है। तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस नाम देना ये गलत है। साथ ही साथ में सामन ने ये बोला कि जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ में हॉलैंड ने ऑस्टिन के इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि जो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है ना, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कोई साइंस नहीं है। पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में एक स्टेट के सिस्टम ऑफ लॉ को स्टडी किया जाता है। तो एक ही सिस्टम ऑफ लॉ को जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम साइंस कैसे बोल सकते हैं। तो ऑस्टिन का जो डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस को, ये जो बांटने का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामन की। तो सामन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो सामन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हुए ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। इट मीन्स कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं जिन लॉज को, उसके पीछे के जो रीजंस है ना, जो रूल्स है, उसको स्टडी करना ही क्या है, उसको स्टडी करना है जूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हुए कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो एक तरीके से इन्होंने ऑस्टिन की डेफिनेशन को ही पिक कर लिया है, बस इसमें फॉर्मल वर्ड का यूज किया है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, वो एक फॉर्म है, एसेंस नहीं है, वो एक तरीका है। ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर को स्टडी करने का तरीका है, इंटरनल चीज़ों को स्टडी करने का तरीका नहीं है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में कुल मिला के 5 नेचर हम यहाँ कवर करेंगे। सबसे पहला जो नेचर है जूरिस्प्रूडेंस का, वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस एनालाइजेस द लीगल कंसेप्ट्स। मतलब जो भी लॉ के कंसेप्ट्स होते हैं उसको एनालाइज करना, उसको समझना, उसको समझाना ही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का पहला काम। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, वो लॉ के जितने भी ज़रूरी प्रिंसिपल्स है ना, जिसके बेसिस पे एक लॉ को एक स्टेट बनाती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, उन सारे प्रिंसिपल्स को एनालाइज करना, स्टडी करना, वही जूरिस्प्रूडेंस का काम है। और तीसरा है एनालाइजेस एंड सेट्स द फाउंडेशन ऑफ न्यू रूल्स। इट मीन्स कि जो भी नए रूल्स बनते हैं ना, एक सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उसको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, उसको एक ऐसा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे वो रूल्स बन सके, और वो रूल्स क्या कर सके, एक सोसाइटी को गवर्न कर सके। उन रूल्स के बेसिस पे क्या चल सके, एक सोसाइटी चल सके। ठीक है, तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे सोसाइटी के अपने रूल्स चेंज होते जाते हैं। ठीक है, और वो रूल्स कैसे चेंज होते हैं, सोसाइटी के बने हुए उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। ठीक है, और वो जो प्रिंसिपल्स है वो कौन स्टडी करवाता है हमें, तो जूरिस्प्रूडेंस से हमें पता चलता है कि आखिरकार वो नए प्रिंसिपल्स कौन से होंगे जिनके बेसिस पे किसी रूल को बनाया जाए। सेट्स द टोन फॉर अ रिफॉर्मेशन ऑफ द लॉ।
मतलब जैसे जैसे सोसाइटी बदलती जाती है वैसे वैसे हमारा लॉ भी चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलती जाएगी वैसे वैसे लॉ की इंटरप्रिटेशन चेंज होनी चाहिए, वैसे वैसे लॉ में भी रिफॉर्मेशन आना चाहिए। तो वो किसकी वजह से आ सकता है? जूरिस्प्रूडेंस की वजह से आ सकता है। नेक्स्ट है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बहुत ईजी है कि जैसे जैसे चेंज होगा ना हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे जूरिस्प्रूडेंस जो है वो भी इवॉल्व होता चला जाएगा। अगर हम 19th सेंचुरी में देखें तो 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, कुछ मोरालिटीज़ को फॉलो करती थी वो उनके लिए क्या थे उस वक्त, वो लॉज कहलाते थे। सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती चली गई, 20th सेंचुरी आया और डेवलप हो गई, अब आगे और डेवलप होगी। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाएगी लॉ चेंज होता जाएगा, लॉ के मायने चेंज होते जाएंगे, लॉ का मतलब चेंज होता जाएगा। और जैसे जैसे लॉ का मतलब चेंज होता जाएगा जूरिस्प्रूडेंस भी इवॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या समझ लिया? डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब होता है दायरा, मतलब जूरिस्प्रूडेंस का क्या दायरा है, आखिरकार जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो जूरिस्प्रूडेंस में शामिल होती हैं। तो हम देखते हैं दो जूरिस्ट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को कि वो आखिरकार स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या बोलता है। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं पीवी मुखर्जी को। पीवी मुखर्जी ने ये बोला है कि जो भी इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शंस हैं, मतलब कि जो भी आइडल्स हैं वो सारी चीज़ें भी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आती है। जो भी मोरालिटीज़ और ये सारी चीज़ें पहले से जो थी, पहले थी जो रूल्स की पहले थी जिनको एज अ लॉ माना जाता था, तो वो अब भी माना जाएगा। ठीक है, बदलते हुए सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो नहीं बदली हैं अभी भी, जो अभी भी सोसाइटी भी मानती है और उसको लॉ में भी शामिल किया जाता है, तो जूरिस्प्रूडेंस उसको भी कवर करता है। साथ ही साथ में एक मैन का एक सोसाइटी में किस तरीके से बिहेवियर है या किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए उसका स्टडी भी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लॉर्ड रैडक्लिफ। लॉर्ड रैडक्लिफ ने स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस ना हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एथिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है ना उसमें इन्होंने सब कुछ को इंक्लूड कर दिया है कि जूरिस्प्रूडेंस में हिस्ट्री भी है, जूरिस्प्रूडेंस में इकोनॉमिक्स भी है, जूरिस्प्रूडेंस में सोशोलॉजी की भी बात होती है, जूरिस्प्रूडेंस में एथिक्स और फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में भी बात होती है। और ये बात भी सही है। जैसे जैसे अगर हम जाए 16th सेंचुरी में तो हम जूरिस्प्रूडेंस में 16th सेंचुरी के बारे में भी बात करते हैं, है ना, एंशिएंट टाइम्स के बारे में भी बात करते हैं। इट मीन्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे कि उस टाइम पीरियड पे क्या था, जो वहाँ की सोसाइटी थी वो आखिरकार किन चीज़ों में डील करती थी, कैसे ट्रेड था, क्या बिहेवियर था सोसाइटी का। तो ये सारी चीज़ें एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा जाता है। साथ ही साथ में एथिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मतलब कि उस वक्त लाइफ क्या था पर्टिकुलर सोसाइटी का, अब क्या है, कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लॉर्ड रैडक्लिफ ने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस में इन सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस अकेले से नहीं पढ़ा जाता, ये सारे भी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। बात करते हैं अब हम आज की वीडियो की लास्ट टॉपिक की, इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में कुल मिला के 6 पॉइंट्स को कवर किया गया है, जिसमें से अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो वो है प्रैक्टिकल वैल्यू। अब प्रैक्टिकल वैल्यू, कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकल वे में तभी कर पाते हैं जब हमें उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो जब तक हम थ्योरी को नहीं समझ सकते हम उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि है तो वो एक थियोरी सब्जेक्ट है, तो वो थियोरी हमें पास्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, हमें 16th सेंचुरी के बारे में पढ़ना पड़ता है, हमको 20th के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो हमको सारी सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, लॉ कैसे डेवलप हुआ अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, और आगे भी कैसे चेंज होगा उसके बारे में भी आउट को भी शामिल किया जाता है कि व्हाट शुड बी द लॉ, इसको भी शामिल किया जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि एक जो लॉ है ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई लॉ एक स्टेट बनाती है तो उस लॉ की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंस की। सेकेंड इम्पॉर्टेंस में एजुकेशनल वैल्यू है।
तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है ना, अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए, अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, तो हमको ये समझ में आता है कि जो हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, वो हमको अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। लॉजिकल वे में हम अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, तो हमको सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे का रीज़न समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये है। अगर हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि आखिरकार एक जो क्रिमिनल है उसके दिमाग में कोई भी क्राइम करते वक्त क्या चल रहा होगा, किस इंटेंशन से उसने ये करा होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो जब क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने में ये नॉलेज आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने में इकोनॉमिकल नॉलेज आ सकता है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने पे हमको ये पता चल जाता है कि हमारी सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उसको लॉजिकल वे में कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो लॉजिकल एनालिसिस करने के लिए, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के रीजंस को लॉजिकल एनालाइज करने के लिए हमको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंस की। थर्ड इम्पोर्टेंस बात करता है द आई ऑफ लॉ। पहले मुझे एक बात बताइए, हमारी बॉडी में आँख किस लिए काम करता है? क्या काम है आँख का? तो आँख हेल्प करता है कि जहाँ भी, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, जहाँ भी पहुँचने का, आखिरकार वो हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो जब आँख होगा तो हम देख के अच्छी तरीके से वहीं बिल्कुल एक ही बार में सही तरीके से पहुँच जाएंगे। हमको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से एक लॉ में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है ना, वो उस लॉ के सही ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए उस लॉ को हेल्प करता है। अब कोई भी स्टेट जब लॉ बनाती है, ठीक है, तो उस लॉ के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज़ की जाती हैं जिसका अगर सही तरीके से इंटरप्रिटेशन ना हो तो उस लॉ के ऑब्जेक्टिव को कभी अचीव नहीं किया जा सकता। तो उस लॉ के सही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस लॉ के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, ताकि जो लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लॉ का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो डिफीट ना हो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एन आई टू द लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंस की। फोर्थ इम्पॉर्टेंस बहुत इजी है, हेल्प्स लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स का क्या काम होता है? लॉ लेजिस्लेट करना, लॉ को बनाना। ठीक है, एक स्टैट्यूट को तैयार करना। तो जब स्टैट्यूट बनाया जाता है, जब लॉ बनाया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। तो जितने भी उसमें टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ किया जाता है लॉ मेकर्स के द्वारा, वो टर्मिनोलॉजीज़ अनएम्बिगियस ना रहे, उसका सही मतलब समझ में आ जाए। तो इसीलिए जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो लेजिस्लेटर्स को हेल्प करता है टू लेजिस्लेट द लॉ। ठीक है, इन मेकिंग द लॉ। नेक्स्ट है इनलाइटन स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होता है कि वो एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाते हैं। वो अपनी सोसाइटी के नीड्स को एनालाइज करना सीख जाते हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना सीख जाते हैं, वो एक लॉजिकल तरीके से सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए जो स्टूडेंट का नॉलेज है ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वो रीजन नीड्स ऑफ द सोसाइटी को एंड द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी एंड द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। नेक्स्ट है हेल्प द जजेस एंड द लॉयर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लॉयर्स हैं और जो जजेस हैं, उनका काम क्या होता है कि जब स्टेट कोई लॉ बना देती है, तो जो हमारी जो जुडिशियरी है ना, उसको इंटरप्रिटेशन का काम दिया जाता है। तो जुडिशियरी का जो काम होता है वो ये होता है टू इंटरप्रेट दी लॉ। लॉ के सही इंटेंशन को बताना, लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट करना, उसी इंटेंशन के साथ बताना जिस इंटेंशन के साथ उसको बनाया गया है। और में जो टर्मिनोलॉजीज हुआ है यूज, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है, ताकि जो लॉ है उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको अचीव किया जा सके, उसके ऑब्जेक्टिव को डिफीट ना किया जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।